नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो अमेरिका की विदेश नीति के बारे में जानने वाले हैं। वैसे अमेरिका की हम विदेश नीति जान चुके हैं, लेकिन जब अमेरिका के ऊपर हमला हुआ था 2001 में, 11/9/2001, उसके बाद अमेरिका की विदेश नीति में क्या परिवर्तन आए उनके बारे में जानने वाले हैं। स्पेशली हम अलग अलग कार्यकालों के बारे में देखेंगे। पहले हम जॉर्ज बुश की विदेश नीति देखेंगे 2001 के बाद। तो हमारा जो टॉपिक है वो है जॉर्ज बुश, है ना, जॉर्ज बुश की विदेश नीति। जॉर्ज बुश की विदेश नीति। जॉर्ज बुश के हम विदेश नीति के बारे में देखेंगे और स्पेशली कब की, 11 सितंबर 2001। देखिए 11 सितंबर 2001 क्या घटना हुई थी 11 सितंबर 2001 को? आपको याद होगा, विश्व व्यापार केंद्र और पेंटागन पर हमला। विश्व व्यापार केंद्र एवं पेंटागन पर हमला हुआ था। आतंकवादी हमला हुआ अमेरिका के ऊपर, है ना, WTO। इसके अलावा पेंटागन पर जो हमला हुआ 11 सितंबर 2001 को, तो उस हमले के बारे में यह कहा गया, यह हमला पूरे अमेरिका के खिलाफ है। यह अमेरिका के एक छद्म युद्ध है, आतंकवादी रूप में एक छद्म युद्ध की संज्ञा दी गई इसको। और बुश प्रशासन ने अपनी जो नीतियां थी वो बिल्कुल बदल ली 2001 के बाद। बुश प्रशासन की जो राजनीतिक आर्थिक नीतियां थी उनमें चेंजेस आ गया और उसके पीछे ये एक घटना बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तो हम देखने वाले हैं जॉर्ज बुश की विदेश नीति, लेकिन कब के बाद? 2001 के बाद। तो क्या हुआ, क्या क्या चेंजेस हुए उसकी बात करते हैं। तो पहला चेंजेस देखिए, बुश प्रशासन ने राजनीतिक और आर्थिक नीतियों को दुनिया पर थोपना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? बुश प्रशासन ने राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों को दुनिया पर थोपना शुरू कर दिया। इतना क्रोध आया अमेरिका को अपने इस हमले पर कि उसने अपनी पूरी नीति में चेंज कर लिया और दुनिया पर एक तरीके से आर्थिक और राजनीतिक नीतियों को थोपना शुरू कर दिया। अमेरिका ने एक नई व्यवस्था को जन्म दिया, एक नई विश्व व्यवस्था को जन्म दिया कि गैर अमेरिकी दुनिया को अमेरिका का माल बाजार बनाना और आर्थिक उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। एक नई विश्व व्यवस्था को जन्म दिया। देखती है, एक नई विश्व व्यवस्था, एक नवीन विश्व व्यवस्था बनाना शुरू कर दिया। इसके अंदर क्या कि गैर अमेरिकी दुनिया अर्थात अमेरिका के अलावा गैर अमेरिकी दुनिया, जो गैर अमेरिकी दुनिया है, इस गैर अमेरिकी दुनिया को
के ऊपर इन्होंने अमेरिकी माल को, अमेरिकी माल को बेचने के लिए माल का बाजार बना लिया, माल का बाजार बना लिया, बाजार समझ लिया। और एक तरीके से इसको जो कहा जाएगा वो आर्थिक उपनिवेशवाद, हम कह सकते हैं आर्थिक उपनिवेशवाद शुरू कर दिया। इसके द्वारा पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करने की सोचना शुरू कर दिया बुश प्रशासन ने। बुश प्रशासन की महत्वाकांक्षाएं अमेरिका को पूरे विश्व में एक तरीके से कह सकते हैं हम कि जो चौधरी होता है ना गांव में, वो अपनी चौधराहट झाड़ता है, उस तरह अमेरिका ने उस समय इतनी महत्वाकांक्षाएं पाल ली कि वो संपूर्ण विश्व का चौधरी बन बैठा। तो क्या बन गया संपूर्ण विश्व का? अमेरिकी महत्वाकांक्षा ने, महत्वाकांक्षा ने उसे विश्व का चौधरी बना दिया। यह चौधरी समझने लगा, बना या समझने लगा, ये लिख दीजिए आप, समझने लगा। अर्थात अब विश्व के बारे में फैसला लेना खुद ने शुरू किया, संपूर्ण विश्व का चौधरी बन बैठा। अमेरिका ने पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी एशिया तीनों के ऊपर अपनी ये व्यवस्थाएं थोपना शुरू कर दिया, उसको बाजार बनाया, आर्थिक बाजार। और इसके साथ ही वहां पर होने वाली किसी भी समस्या के बीच में अपने आप को एक तरीके से पंचायती, सरपंच होता है ना, इस तरह पंचायती शुरू कर दी इसने। यही नहीं, इस समय कारण क्या था? सोवियत संघ का विघटन हो गया था। ये मैं मिटा रहा हूं, आप लिखना चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बात करते हैं। देखिए, इस समय सोवियत संघ का विघटन हो गया था। दूसरी बात हम करें, इन्होंने विघटन होते ही शीत युद्ध समाप्त हो चुका था। जो युद्ध चल रहा था, एक तरीके से शीत युद्ध चल रहा था, युद्ध वो क्या हो गया था? समाप्त हो गया। तीसरी, इराक पर विजय कर ली, हमला किया इराक के ऊपर अमेरिका ने और इराक विजय कर ली। इससे अमेरिका के हौसले और बुलंद हो गए और इसने पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी एशिया पर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करना शुरू कर दी, दिलचस्पी दिखाना शुरू कर दी। इसने क्या किया? पश्चिमी, मध्य, पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी एशिया, दक्षिणी एशिया में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। यह परिवर्तन आया जॉर्ज बुश की विदेश नीति में। अपनी महत्वाकांक्षाओं से अमेरिका ने संपूर्ण विश्व में अपनी चौधराहट जमा ली। अमेरिका ने नाटो को की सहायता से यूगोस्लाविया, हम कह सकते हैं उन्मादी विस्तारवादी नीति को अपनाया। तो कौन सी नीति अपनाई? यूगोस्लाविया में उन्मादी विस्तारवादी नीति का समर्थन किया, उन्मादी विस्तारवादी नीति। है ना, उन्मादी विस्तारवादी नीति को समर्थक हो गए एक तरीके से। कार्यवाही शुरू की ने तालिबान के ऊपर।
तालिबान के ऊपर अपनी कार्रवाई शुरू की, क्योंकि ये जो हमला हुआ था इसको, ये हमले को एक छद्म युद्ध की तरह इन्होंने माना और ये कहा कि हम जब तक इस हमले के मेन आरोपी को नहीं पकड़ लेंगे और इस हमले का बदला नहीं ले लेंगे, जब तक चैन से नहीं बैठेंगे। तालिबान पर कार्रवाई की इन्होंने। इसके अलावा पाकिस्तान को गैर नाटो सदस्य माना। क्या माना इन्होंने पाकिस्तान को? मैं मिटा देता हूं, देखिए, और पाकिस्तान को गैर नाटो सदस्य के रूप में मान्यता दी, अर्थात समर्थक बना लिया। पाकिस्तान को, पाक को गैर नाटो सदस्य माना। ये हमारा नाटो का गैर नाटो सदस्य है, अर्थात है तो हमारा सदस्य ही एक तरीके से। और सीरिया के ऊपर इन्होंने आक्रमण किया, सीरिया पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए इन्होंने। हम कह सकते हैं सीरिया पर आर्थिक प्रतिबंध, सीरिया पर आर्थिक प्रतिबंध। इस तरह की नीति अपनाना शुरू कर दिया, आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए सीरिया के ऊपर। तो हम कह सकते हैं एक तरीके से जॉर्ज बुश की जो विदेश नीति है, जो एक नई व्यवस्था को जन्म दिया उन्होंने और पूरी गैर अमेरिकी दुनिया का, हम कह सकते हैं, को अपना उपनिवेश, आर्थिक उपनिवेश बनाना शुरू किया। इसके अलावा अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने के लिए इन्होंने पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी एशिया पर अपनी नजरें जमाना शुरू कर दिया। इसके अलावा अफगानिस्तान, जहां इन्होंने कार्रवाई की ओसामा बिन लादेन के ऊपर, तो उस कार्रवाई के लिए इसने पाकिस्तान को समर्थन हासिल करने के लिए गैर नाटो सदस्य की उसको भूमिका दी। इसके अलावा सीरिया पर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर उसको अपने हाथ में करने की, भारत के साथ परमाणु संधि भी की इन्होंने 2008 में। हम कहें भारत के साथ परमाणु संधि की 2008 में, वो भी इसका एक भाग है एक तरीके से। भारत के साथ परमाणु संधि 2008 में। तो इस तरह एक तरीके से अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश शुरू कर दी जॉर्ज बुश के द्वारा। दूसरी बात करते हैं, चीन अमेरिका के रिश्तों में कड़वाहट आ गई। इसके बाद उसकी बात कर लेते हैं, क्या हुआ ये आप देख लीजिए। विदेश नीति में जो चेंजेस आए, जो जो घटना इन लोगों ने की, उसके बारे में नेक्स्ट बातें करते हैं। 2001 के बाद अमेरिका और चीन दोनों के बीच रिश्ते थोड़े से कटु होना शुरू हुए। उसके पीछे एक बड़ा कारण रहा, उसकी हम बात करने वाले हैं। देखिए, चीन अमेरिका रिश्तों में कड़वाहट क्या आ गई? कड़वाहट आ गई। इनके रिश्तों में क्या आ गई? कड़वाहट आ गई। हम कह सकते हैं चीन और अमेरिकी रिश्तों में क्या आ गई? कड़वाहट आ गई, है ना? रिश्तों में कड़वाहट आ गई। अब ये कड़वाहट का क्या कारण है? इस कड़वाहट का क्या कारण है ये बताओ। कड़वाहट का कारण ये रहा, अप्रैल 2001 की बात है। चीन और अमेरिका के मध्य एक तरीके से शीत युद्ध शुरू हो गया। क्या हो गया? एक तरीके से शीत युद्ध शुरू हो गया। शीत युद्ध किसके बीच? अमेरिका और चीन के मध्य। चीन साम्यवाद देश है, साम्यवाद को समर्थन करने वाला है, अमेरिका की आंख में वैसे ही खटकता था। इसके अलावा एक घटना हुई कि अमेरिका का एक टोही विमान चीन की सीमा में घुस जाता है और चीन के युद्धक जेट विमान से वो टकरा जाता है। जब वो टकरा जाता है वहां, तो अमेरिका के टोही विमान को चीन के हेनान द्वीप पर उतार लिया जाता है
और चीन इसे एक अमेरिका की आक्रामक कार्रवाई के रूप में इस चीज को लेता है और दोनों के बीच एक तरीके से कूटनीतिक संकट उत्पन्न हो जाता है। अमेरिका चीन अपनी महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष यात्राओं की अंतरिक्ष कार्यक्रमों की घोषणाएं करते हैं और दोनों के मध्य एक तरीके से महंगी और खतरनाक अंतरिक्ष जो होड़ है वो लग जाती है। तो ये कारण रहा इस तरह की कड़वाहट का। तो लिख लीजिए क्या क्या कारण रहा, तो मैं आपको लिखवा देता हूं। देखिए क्या हुआ। अमेरिका टोही, एक अमेरिका है ना, तो अमेरिका टोही विमान क्या होता है, अमेरिका टोही विमान चीन की सीमा में घुस जाता है, चीन की सीमा में घुस जाता है, घुस जाता है, चीन की सीमा में घुस जाता है और घुस करके वो चीन के युद्धक जेट विमान से टकरा जाता है। चीन के टोही विमान क्या होता है, चीन के युद्धक, जिससे युद्ध लड़ा जाता है, युद्धक है ना, युद्धक का मतलब है जिससे युद्ध लड़ा जाता है, उस युद्धक जेट विमान से वो क्या हो जाता है, टकरा जाता है। जेट विमान से टकरा जाता है। अब जब ये युद्धक तो ये विमान से टकरा जाता है तो इसको अमेरिका, एक दोनों देश, वैसे चीन ने इसे अमेरिका की एक कार्रवाई समझ लेता है कि अमेरिका ने ये आक्रामक कार्रवाई की है हमारे खिलाफ। तो चीन की दिमाग में क्या आ गया, चीन ने इस घटना को अमेरिकी आक्रमण कार्रवाई के रूप में देखा, कार्रवाई समझा। तो फर्क पड़ गया समझने का। और जब यह समझा और इससे दोनों देशों के बीच में कूटनीतिक संकट उत्पन्न हो गया। क्या हो गया इससे, दोनों देशों के मध्य, दोनों देशों के मध्य कूटनीतिक संकट उत्पन्न हो गया। अमेरिका और चीन दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुनाने लगे, दोनों ने एक दूसरे पर बोहें तान ली और दोनों के रिश्ते खराब होते चले गए। अब इन्होंने क्या किया, अपनी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए ये प्रयासरत हो गई। जब यह देखा कि अमेरिका और चीन ने अपनी महत्वाकांक्षाओं के आधार पर कुछ अंतरिक्ष कार्यक्रम बनाए, अंतरिक्ष कार्यक्रमों की घोषणा की, जब ये अंतरिक्ष कार्यक्रम की घोषणा की, जब दोनों देशों के मध्य महंगी और खतरनाक अंतरिक्ष होड़ चल गई कि कौन अंतरिक्ष कार्यक्रम सबसे ज्यादा बनाता है और अंतरिक्ष में कौन सबसे ज्यादा पहल करता है, कौन अपना वर्चस्व कायम करता है, इस वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। तो दोनों की मध्य क्या हो गई, अंतरिक्ष वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई, है ना। मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लिखना चाहो लिखो, लिख देता हूं 2-3 बातें और देखिए। तो क्या हुआ, अब दोनों देशों के मध्य वर्चस्व की होड़ लग गई। वर्चस्व की होड़ लग गई। अमेरिका व चीन दोनों ने
अंतरिक्ष कार्यक्रम बनाए। कौन से कार्यक्रम बनाए? अंतरिक्ष कार्यक्रम बनाए, है ना। अंतरिक्ष कार्यक्रम बनाए और इन अपनी महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रमों की घोषणाएं शुरू कर दी और घोषणाओं के साथ ही महंगी और खतरनाक अंतरिक्ष होड़ लग गई। दोनों के मध्य महत्वाकांक्षी, खतरनाक और महंगी अंतरिक्ष कार्यक्रमों की होड़ लग गई। अर्थात एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशें की जाने लगी और इस होड़ ने एक दूसरे के सामने ला करके खड़ा कर दिया। तो यहां से चीन और अमेरिका के रिश्तों में कड़वाहट आ गई। तो बहुत इजीली आपको याद रखना है, दो बातें रखनी है, ज्यादा कठिन बात नहीं है। एक बार जब मैं रिवाइज करवाऊंगा लास्ट में तो आपको चुटकियों में सब कुछ याद हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये आप उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे बात करेंगे अब। देखिए तीसरा पॉइंट, तालिबान के विरुद्ध अमेरिकी सैन्य कार्रवाई। के विरुद्ध अमेरिकी, दोनों तरीके से लिख लेते हैं, कैसे भी लिखो, अमेरिकी सैन्य कार्यवाही। देखिए 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क एवं वाशिंगटन में हुए आतंकी हमले के कारण, जो न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में हम देखते हैं कि सितंबर में जो हमले हुए WTO और विश्व व्यापार केंद्र और पेंटागन पर जो हमले हुए, उस आतंकी हमलों की जिम्मेदारी उस समय ऐसा लगा तालिबानों ने ली और उसके प्रत्युत्तर देने के लिए अमेरिका द्वारा 7 अक्टूबर 2001 को अफगानिस्तान में सैन्य कार्रवाई कर दी गई। अपना बदला लेने के लिए अमेरिका आतुर हो गया और उसने कार्रवाई कर दी और तालिबान ने ओसामा बिन लादेन को देने को तैयार नहीं थे। उन्होंने साफ कह दिया कि हम कोई ओसामा बिन लादेन को नहीं देंगे, क्योंकि आप अगर कोई बात है तो उसके खिलाफ आप सबूत दीजिए। अमेरिका से सबूत मांगना शुरू कर दिया। अमेरिका ने सबूत न देते हुए और भयंकर कार्रवाई की और सैन्य कार्रवाई करते हुए तालिबानी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। तो एक तरीके से इन्होंने अपना आक्रामक रवैया अपनाया और यह आक्रामक रवैया हमें 2001 के बाद देखने को मिला। तो यह मिला हमको तालिबान के विरुद्ध अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में। तो देख लीजिए इसमें क्या लिखना है आपको। देखिए 11 सितंबर 2001 कहां हमला हुआ? न्यूयॉर्क में हमला हुआ, है ना, और वाशिंगटन में न्यूयॉर्क वाशिंगटन में हुए हमला या आतंकवादी शब्द लिखेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, आतंकवादी हमले जो कि कहां हुए थे, लिख देता हूं एक बार याद रहेगा वापिस। विश्व व्यापार केंद्र और पेंटागन में ये जो हमले हुए, इसके प्रत्युत्तर में, प्रत्युत्तर का मतलब है
उसके प्रत्युत्तर का मतलब है कार्रवाई के रूप में, उसके प्रत्युत्तर में कार्यवाही। तो ये प्रत्युत्तर में कार्यवाही की 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क वाशिंगटन में जो आतंकवादी हमले हुए WTO और पेंटागन पर, इसके प्रत्युत्तर में कार्यवाही। अगर हम ये कार्रवाई देखें, इस आतंकी हमले की कार्रवाई देखें तो 7 अक्टूबर 2001 को, कब 7 अक्टूबर 2001 अफगानिस्तान पर। देखिए कहां है तालिबानी सरकारें, तालिबान का पूरा गढ़ अफगानिस्तान, जो कि बहुत बड़ा एक आतंकवादी संगठन है, वहां पर हमले की तैयारी की और इन्होंने कहा कि हमें क्या चाहिए, हमें ओसामा बिन लादेन चाहिए। अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन की मांग की और अफगानिस्तान ने मना कर दिया। अफगानिस्तान ने ओसामा बिन लादेन को देने से मना कर दिया। तो 7 अक्टूबर को ही ये क्या कर दिया इन्होंने, 7 अक्टूबर 2001 में आक्रमण कर दिया। और आक्रमण कैसा किया कि तालिबानी ठिकाने होते हैं आतंकवादियों के, तो आतंकवादियों के क्या कोई वो थोड़ी है कि आर्मी थोड़ी है, ठिकाने होते हैं। तो आतंकवादी के जो ठिकाने हैं उनको क्या कर दिए, ध्वस्त कर दिए, ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। और आज भी ये युद्ध जारी है एक तरीके से, वहां पर सेनाएं लगा रखी है इन्होंने, और सेनाएं लगा रखी है और उस पर बहुत बार बमबारी हुई है, 50 और हजारों बार बमबारी कर चुका है अमेरिका उसके ऊपर। तो अफगानिस्तान में बहुत बड़ी ये सैन्य कार्रवाई चल रही है, मैं ये नहीं कहूंगा कि खत्म होगी, चल रही है एक तरीके से। शांति सेना के नाम पर वहां पर सेनाएं रख रखी है, ड्रोन युद्ध के माध्यम से नजर जमाए हुए अफगानिस्तान पर अमेरिका छोड़ने वाला नहीं है। तो ये युद्ध चालू है 2001 के बाद से। इसके अलावा सीरिया के विरुद्ध अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए, उसकी बात करते हैं, ठीक है। ये आप लिख लीजिए, मैं मिटा रहा हूं फिर। चौथा पॉइंट बात करते हैं अपन, जॉर्ज बुश की अमेरिकन नीति देख रहे हैं। ये सब कुछ किसके द्वारा किया जा रहा है, जॉर्ज बुश के द्वारा, उसकी नीतियां देख रहे हैं। इसके बाद बराक ओबामा की भी देखेंगे, फिर ट्रंप की भी देखेंगे। तो सीरिया के विरुद्ध अमेरिकी प्रतिबंध, चौथा पॉइंट है ना। सीरिया के विरुद्ध भी क्या लगा दिया अमेरिका ने, प्रतिबंध लगा दी। सीरिया के विरुद्ध अमेरिकी प्रतिबंध, अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए सीरिया के विरुद्ध। 11 मई 2004 को आतंकवाद को समर्थन देने के आरोप लगा करके, इसके अलावा व्यापक विनाश के हथियारों को प्राप्त करने के उद्देश्य से इस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। यह कहा गया कि यह क्या करता है, आतंकवादी को समर्थन प्राप्त देता है। क्या कहा गया, 11 मई 2004 को यह कहा गया कि सीरिया क्या करता है, आतंकवादियों को समर्थन देता है, आतंकवादी गतिविधि को समर्थन देने का आरोप लगाया।
इसके अलावा ये कहा कि इसके पास क्या है, हथियार बना रहा है, विनाश के हथियार बना रहा है ना, व्यापक विनाश के हथियारों को प्राप्त कर रखे इसने, व्यापक विनाश के हथियारों को प्राप्त कर रखा है करने का आरोप। इन आरोपों के माध्यम से सीरिया पर कार्रवाई की और कार्रवाई करके क्या कर दिया, आर्थिक प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी। और क्या लगा दिया, सीरिया पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया। सीरिया पर इन आरोपों के माध्यम से, आरोपों के माध्यम से आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया, आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया। यह सीरिया के विरुद्ध इनकी कार्रवाई है जॉर्ज बुश की विदेश नीति में 2004 में। इसके अलावा सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए अमेरिका की समर्थन की नीति की बात कर लेते हैं हम। तो ये 2005 में घोषणा की थी कि ये जापान के साथ साथ एक विकासशील देश को भी, है ना, भी क्या बनाएंगे। अमेरिका ने ये घोषणा की कि वो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में बनाने की बात की कि हम एक स्थायी सदस्य के रूप में जो विकासशील देश है उसको भी हम एक स्थायी सदस्य के रूप में मान्यता देंगे। तो उस बात को भी हम लिख लेते हैं। देखिए, तो 5वें पॉइंट के रूप में लिखें, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए अमेरिका की नीति, सदस्यता के लिए अमेरिका की नीति। देखिए क्या कहा इन्होंने कि हम जापान को तो देंगे ही देंगे, तो जापान के अतिरिक्त हम एक विकासशील को भी समर्थन करेंगे, एक विकासशील देश को भी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों के लिए हम समर्थन करेंगे। लेकिन जो नए स्थायी देश हैं, जो नया स्थायी देश बनेंगे, उनको वीटो नहीं देने के पक्ष में थे, वीटो के खिलाफ ये जरूर था। तो ये बात इन्होंने की। तो जापान के अतिरिक्त, जापान के अलावा अन्य विकासशील देश के, विकासशील देश को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनाया जाएगा, बनाया जाएगा। ये बात कही, स्थायी सदस्य बनाया जाएगा। इसके अलावा और दूसरी क्या बात कही, दूसरी बात यह कही कि जो नए स्थायी सदस्य बनेगा उनको वीटो के खिलाफ रहेंगे। नए स्थायी सदस्यों को वीटो देने के खिलाफ नीति बनाएंगे कि हम उन्हें क्या नहीं देंगे, वीटो पावर नहीं देंगे। नीति यह अमेरिका की नीति है एक तरीके से कि हम नए स्थायी सदस्य तो बनाएंगे लेकिन वीटो पावर नहीं देंगे। यह जॉर्ज बुश की 2001 के बाद की नीतियां हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बराक ओबामा की नीतियों को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।